कमांडर कौन है? तो इनके वक्त में अगर ये सब चीज हो रही है तो इन्होंने खुद समझ लेना चाहिए कि इनकी सियासी ताकत नहीं है, इनका दबदबा नहीं है। शेख आसिफ बिन हराम खोरों को अगर इस शहर में कोई इनका मुकाबला कर सकता है, इनको घर बैठा सकता है, तो वो हम है कि नहीं है? कौन इनको घर बैठा सकता है इस शहर में? चैंपियन चोरों को कौन बैठा सकता है? इन हराम खोरों को कौन बैठा सकता है? सीधा इलेक्शन है, एकदम सीधा इलेक्शन है। कल रैली के बाद सबको समझ में आ गया। हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं इस शहर में। निहाली लोग जो मायूस थे वो स्टेज पर भी बैठे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं, उनके अंदर हौसला आ गया है, उनको लग रहा है कि अब बदलाव होगा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भिड़ जाओ, लग जाओ। 20 नवंबर तक ये हजारों का मजमा ये गवाही दे रहा है कि तब्दीली आने वाली है, क्योंकि इस शहर में दबदबा तुम्हारा था, दबदबा तुम्हारा रहेगा और तुम्हारे ही दबदबे से ये शहर चलेगा। फिरका परस्तों को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो तुम दे सकते हो। तामीर और तरक्की इस शहर की कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो। एक मरतबा सिर्फ मालेगांव आउटर और मालेगांव के देहातों में चले जाओ, एक नजर अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद मालेगांव शहर में आके देख लो क्या हालत है। देहातों की हालत सुधर गई, मगर मालेगांव शहर तामीर और तरक्की के नाम पे तरस रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम जो है रात दिन काम करते हैं, हम वोटर लिस्ट का भी काम करते हैं, हम आधार कार्ड भी बनाते हैं, हम बुनकरों का भी काम करते हैं, हम मजदूरों का भी काम करते हैं, हम मुसलसल लोगों का काम करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम सियासी ताकत है हमारे पास। निहाल साहब का दबदबा आज की ऑफिसों में है, निहाल साहब का दबदबा आज की पुलिस स्टेशनों में है। इस शहर में अगर कोई किसी को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ हम दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हरियाणा में फिरका परस्त किसी को परेशान करते हैं मुसलमान को, तो वो आगरा रोड समाजवादी ऑफिस पे आता है कि यार हमारे लिए कुछ करो। वो कोई एमएलए और साबिक एमएलए के पास नहीं जाता। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा दबदबा है। हमको एक मरतबा ताकत दीजिए। हम 25 साल के बदले 25 साल मांगने नहीं आए हैं। 25 साल के बदले सिर्फ आप 5 साल दीजिए। मेरी माए बहने इस्लामपुर में सुन रही होगी, सिर्फ 5 साल दीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम इस शहर में बदलाव लाएंगे, इस शहर का दबदबा लाएंगे। और अगर 5 साल में हम आपके यकीन पे नहीं खड़े उतरे तो 5 साल के बाद आपके पास मौका रहेगा। मगर बराए मेहरबानी इस शहर में बीजेपी के एजेंट को वोट कतई मत देना, ये अहद कर लो। पर एक बार हाथ उठाकर मुझे बोल दो, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं इस वक्त ये कह रहा था कि अबू शोएब निहाली, तौहीद भाई शैतान और इस्माइल प्लम्बर, मसूल्ला पेश से जितने लोग यहाँ पर हैं, और वहाँ पर अगर कोई आबिद मोहम्मद आबिद हुसैन, कुमार बाड़े के आबिद हुसैन अगर वहाँ पर हो तो पंडल की होटल के पास चले जाएं। आबिद हुसैन साहब के घर वाले वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनका फोन बंद। दवा खाने का कुछ इमरजेंसी मसला है, आपका फोन नहीं लगा है, चले जाए। मैं इस वक्त ये कह रहा था कि शान हिंद साहिबा को आवाज देना, यानी कि एमएलए को आवाज देना। मैं चाह रहा था कि वक्त कम है, मगर मैं जब यहाँ पर आया तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शान हिंद साहिबा को आप वैसे ही बुलाएंगे माइक पर जैसे सिराज चौक में बुलाया था। तो आपकी इजाजत है मैं वो शेर पढ़कर बुलाऊं? मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा कि तेरा लबरेज पैमाना बहुत छलका रहा है, पहनकर तू जिसे इकरा रहा हो। तेरा लबरेज पैमाना बहुत छलका रहा है, मगर मैं खाने से क्यों घबरा रहा है? और शान हिंद बोल रही है कि मेरे अब्बू की, साफी निहाल अहमद साहब की, मेरे अब्बू की उतरी हुई पोशाक है वो, पहनकर तुम जिसे इकरा रहा है, पहनकर तुम जिसे इकरा रहा है। और करिया तमाम तुमसे खंगाले न जाएंगे, हम जैसे मोती फिर से निकाले न जाएंगे, हम जैसे मोती फिर से निकाले न जाएंगे। और लाओ हमारी सल्तनत निहाल साहब के बच्चों को दे दो, ये तख्त तुमसे संभाले न जाएंगे।
जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, देखो ये आतिशबाजी के बाद मुझे ये लगा कल हमारी रैली के बाद से दोनों तरफ ऐसे ही अंगार लगी हुई है। साथियों, हम जहाँ जमा हुए हैं इस्लामपुरा, ये हारून अंसारी साहब की करीब घर के करीब हम यहाँ हैं। साथी निहाल अहमद की सियासी जिंदगी में एक बड़ा हिस्सा सुल्तानिया तलब का रहा। जनाब सदर मोहतरम और काली साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद साहब बनाने वाले ये लोग हैं। इस इलाके में डॉक्टर अब्दुल सलाम, मुल्ला मेंबर, शफी मेंबर, जैनुल हयात, ये तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने साथी निहाल अहमद का साथ दिया। और एक नाम जो साथी हमारे बहुत करीब फातिमा मोहम्मद सईद, जिनको आप लोग फतवादारी के नाम से जानते हैं, मालेगांव शहर की एक ऐसी खातून जो बड़े बड़े डॉक्टरों को पैदा करने में मददगार थी। वहाँ से लेके मुस्तकीम डिग्नेटी तक के फतवादारी उनके साथ थी। मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस्लामपुरा देखो कितने सालों से बचा है, आज तक नाम नहीं बदला, लेकिन किसी गलत आदमी ने तुम्हारे एरिया का नाम रखा तो 24 घंटे में उसको पार्टी का नाम बदलना पड़ा। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मैं जब यहाँ आई तो इस्तकबाल में मैंने देखा कि 12 नवंबर के लोग, खासतौर पे हारून भाई, फैसल भाई और रमजान भाई, उन्होंने इस्तकबाल किया। ये वो लोग हैं जिनको मैंने 12 नवंबर के पहले शक्ल से मैं नहीं पहचानती थी, लेकिन जब ये लोग छूट के आए और मुलाकात की तो वो इस तरह मुझे बुलाते थे, भाई ऐसा भाई वैसा। मुझे लगा कि जेल में भी ये मानते थे कि कम से कम शान बाहर है जो हमारे लिए कुछ न कुछ कर रही है। बड़ी मोहब्बत आज भी आज तक उन लोगों के साथ है, ये हमारे लिए शर्फ की बात है। मालेगांव शहर में सियासी जलसों का चलन चल रहा है, इलेक्शन करीब है और यही इसी इलाके में एक जलसा हुआ जिसमें 12 नवंबर की सफाई दी गई और ये कहा गया कि 12 नवंबर का वाकया जो हुआ वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ लोगों का जमा होना और एहतजाज करना, उसमें शेख आसिफ की साजिश थी और वो साजिश की वजह से 60 से ज्यादा लोग जेल में हैं। और याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही थी और उस प्रोग्राम में एहतजाज करने वालों को तुमने जेल में फंसाया, तो वही जो बोल रहे थे ना, उनसे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके लोगों को जमा करके लोगों पे केस बनवाकर तुम भाग गए थे, साल भर शहर से दूर थे, तो वो तुमने क्यों भाग गए थे जब बोलते थे कि हुजूर के नाम पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सर कटा देंगे, लेकिन जेल में डर जाने से डर के मारे भाग गए थे। ये भी अल्लाह पूछेगा। मालेगांव शहर में लोगों में बेखुशी पैदा करने की कोशिश हो रही। दोनों स्टेट से बोला जा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो ये साफ है कि दोनों ने कुछ नहीं किया। मैं इलेक्शन में आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ आई हूँ, एक ऐसा अज़्म जो मालेगांव शहर की पावर लूम सनत को फरोग देने के लिए आपके पावर लूम के ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारी लागत कम और बचत ज्यादा। पावर बिल की जो हमारी मुसीबत है, जो
रोजगार दिलाने के लिए। और मालेगांव शहर में जब कोई औरत को हॉस्पिटल के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई मर्द को यहाँ तक के सिटी स्कैन और दूसरे मर्द के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो लानत ना आए मालेगांव शहर में। इंसान सेहत का मामला हो उसका हम इंतजाम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारा दबदबा, ताकि 12 नवंबर जैसे वाकयात पेश ना आए। और गढ़ की यात्रा जैसे मामला जिसमें मुसल्लियों को खड़े रहना पड़ा क्योंकि मस्जिद के बाहर डीजे का इतना शोर हो रहा था और इतना शोर हो रहा था कि नमाज में खलल हुआ। ये वाकया दोबारा पेश ना आए। ये क्यों पेश नहीं आएगा? हम कोई तलवार मारने लड़ी किसी से लड़ने नहीं जाएंगे। पुलिस पर ये दबदबा होना चाहिए कि अगर कोई शरपसंद तुम्हारी मस्जिद के सामने खड़ा होकर ढोल बजाता है, गुलाल फेंकता है और भगवा झंडा लहराता है, तो उसको ये डर है कि यहाँ का एमएलए बोलना जानता है, शरपसंदों की गुड़िया नहीं है, उनका मुर्गा नहीं है। जब वो ऐवान में सवाल उठाएगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये काम है एमएलए का। एमएलए का ये काम नहीं है कि वो बंदूक और तलवार चलाए, उसका काम है वो कलम चलाए। वो वही चला पाएगा जिसको कलम चलानी आती, जिसको मुद्दों पे बात करनी आती है। मालेगांव शहर में मुसलसल ये 5 सालों में मालेगांव शहर का नुकसान हुआ। करीब उन्होंने अपनी कुर्सी पाने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच डाला। करीब उन्होंने मालेगांव शहर का 70% टैक्स था हमारा। जब साथी न्यायालय में साहब मेयर थे ना, तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि नदी के इस पार और उस पार के लिए कि जो जितना टैक्स देगा उसके लिए उतना काम होगा। यानी नदी के इस पार 70% काम और 30% उस तरफ। अरे ये तो ऐसे थे जो बाप मियाँ बीवी की जोड़ी जिन्होंने 10% भी काम मालेगांव शहर में नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि दादा भूसे के पास इन्होंने मालेगांव शहर को गिरवी रख दिया था अपनी कुर्सी के लिए। आज किस मुंह से वो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए? एक तरफ वो ये बोलते हैं कि हम अजीत दादा के पंडित हैं, उसके बावजूद वोट मांगने आते हैं। एक कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ बनी हुई हुकूमत के शिंदे के हम वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कौन सा प्यार करता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमको ये सबका जवाब देना और ये सवाल करना है। जब तुम्हारे दरवाजे पे ये दोनों लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछो कि आपने मुफ्ती साहब 10 साल इक़्तिदार का मजा चखा है, आप बता दो कि आपने क्या काम किया। जो दूसरे आएंगे वो बोलेंगे क्या मुझे वोट दो। एक उनके अब्बा 10 साल रह चुके, वो 5 साल रह चुके और अभी भी बोलते हैं मुझे एक मौका दो। अब एक मौके में क्या करना चाहते हैं? वो शहर को फेंक डालना चाहते हैं क्या? उनसे पूछो कि तुम और तुम्हारे वालिद 15 साल मालेगांव में राज किए। तुमने मालेगांव शहर में जहाँ नशे को फरोग दिया, जहाँ तुमने गैर कानूनी काम को फरोग दिया और जहाँ तुमने मालेगांव शहर की स्कूलों में जहाँ ठेकेदार रहता था स्कूल बनाने वाला, इनका ही भाई होता था, वो सब 4 कोने की बनी हुई स्कूल खंडर हो गए। सिर्फ इनका घर चलाने के लिए वो स्कूलें बनाई जाती थी। वो स्कूलों का निजाम दुरुस्त करने की कोशिश मैं करूंगी। लेकिन जब ये तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उनसे पूछो कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है कि तुमको हम दोबारा वोट दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में रोजगार के लिए, पावर लूम की सड़क के लिए, पावर बिजली के मसाइल के लिए, मालेगांव शहर की इंसान सेहत के लिए और मालेगांव शहर के दबदबे के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी। उनसे पूछो तुमने ये 15 साल और तुमने ये 10 साल में क्या काम
जब ये लोग मुफ्ती साहब के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि शेख आसिम अगर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, और यही शेख आसिम ने कहा कि मुफ्ती साहब अगर रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। 12 नवंबर के लिए दोनों एक साथ जमा नहीं हुए, लेकिन गोली चलाने के इल्जाम में जब इनका भाई फंसा तो बराबर ये चले गए अजीत दादा के पाँव में। वहां नहीं देखा कि बीजेपी के साथ वाला है और मैं इनकी दलाली कर रहा हूँ। ये जब खुद पर आती है तो ये कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो वो बिल्कुल तेरी मेरी करते हैं कौम के लिए। और 12 नवंबर के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो समाजवादी निहाली लोगों ने ही किया है। मुस्तकीम जब जेल में जा रहे थे ना तो उनको सबसे ज्यादा फिक्र यही थी कि निशान के साथ उसका भाई है, निशान के साथ निहाल साहब है, मेरी 2 बच्चियां छोटी है, मेरे मायके में भी कोई मर्द नहीं है, मेरी माँ अकेले रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे बार बार यही बोलते थे कि मुझे मालूम है तू सब संभाल लेगी, मुझे मालूम है तू बहुत संभाल लेगी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निहाली ताकत से मैंने मेरे वर्करों की मीटिंग में बोला था कि लोग बोलते हैं ना कि साल भर मुस्तकीम नहीं छूटेगा, तो मैं ये बोलती थी साल भर नहीं छूटेगा, 2 साल नहीं छूटेगा, लेकिन कभी न कभी तो मुस्तकीम छूट के आएंगे ना। मैंने मेरे जवान भाई को मरते देखा है, मुझे पता है कि कोई चला जाता है तो उसका एहसास क्या होता है। ये तो मुझे मालूम है जेल में से जाने के बाद वापस आएंगे, मुझे नहीं गम है साल 2 साल का। ऐसे मैंने मेरे घर की और मेरे अपनों की हिम्मत जोड़ के रखी, और न सिर्फ हिम्मत जोड़ी बल्कि ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये जो बैठे हैं इनके घर वालों के पास भी मैं गई थी कि देखो 35 जगह पर धरना करना है, माँ कहना, लेकिन इनके घर से तो मुझे जवाब आया था कि फला तंजीम अगर बोलेगी तो हम लोग धरना करेंगे। लेकिन मेरे साथ ये लोग नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए लगी रही, मैं अकेली रही। ये जितने तीनों बैठे हैं तीनों के घर वालों ने मुझे कहा था कि फला लोग बोलेंगे जब हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब चार्जशीट आ गई तो वो फला तंजीम में कोई दिलचस्पी नहीं ली, और मैंने कोशिश की मुस्तकीम की रिहाई तक। और मुझे ये यकीन था कि जितनी बुराई और जितना बुरा सोच रहे लोग मुस्तकीम नहीं छूट पाए, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए, उन्होंने खुद को जाकर सुपुर्द किया है पुलिस के, कानून के, और अल्लाह उसकी मदद करेंगे। और अल्लाह ने मदद की और सबसे पहले मुस्तकीम छूट के आए, क्योंकि शायद वही एक जोड़ थी जो मालेगांव शहर के बाकी लोगों को रिहाई दिला सकते थे। मालेगांव शहर में सियासत काम की बुनियाद पे करो, जिन्होंने ओहदे का मजा चख लिया है। अरे तुमने तो वो मजा चखा जब एमएलसी का इलेक्शन आया, वो भी मजा चखा बीजेपी वालों के साथ। तुमने तो राज्यसभा के वोट देने के लिए भी मजा चखा। अब तुम आवाम की अदालत में आए हो, दोनों ये बताओ कि तुमने क्या काम किया है। वो इधर वो गोलीबार, वो बंदूकबाज, ये सब बातें मत करो, तुम दोनों बताओ कि तुमने शहर के लिए क्या काम किया है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बताओ कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहमत से भी गिरा है और मुझे तेरी रहबरी पर भी शक है, क्योंकि तुम दोनों फिरका परस्तों के साथ मिले हुए हो। ये याद रखो, निहाल अहमद का खून कभी भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपने शहर को, अपनी आवाम को तुम लोगों का कभी इन लोगों की तरफ सौदा नहीं कर सकते। अरे एक तकरीर मैंने कल सुनी अपनी रैली के अंगार के बाद, ये तकरीर थी आसिफ साहब की। मुझे बोलने लगे क्या तक मौलवी उस्मान साहब का नाम नहीं लिया, अब बोल रहे हैं कि मौलवी उस्मान मेरे दादा थे। तो मेरे दादा थे तो थे दादा, और उसमें तो कोई मिलावट की बात नहीं है। तो मुझे वर्कर बोलने लगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोली वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो दादा परदादा के नाम नहीं बता पाएंगे, और मैं बता पा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर मुझे एक मौका दीजिए। मेरी माएँ बहनें, जब मैं मालेगा अपने इस्लामपुरा में आज खेल रही थी तो ये कारी साहब मेरे साथ ये उम्र में गली गली घर घर जा रहे थे। मैं बार बार बोल रही थी रमजान भाई को कि कारी साहब को बोलो कि बैठ जाए आराम कर, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ चल रहे थे। वजह क्या है पता है? उनको उम्मीद नजर आ रही है, उनको ये लग रहा है कि मालेगांव शहर में तब्दीली तुमने
और तुमको 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में तुम्हारा निहाली समाजवादी दबदबा दिखाना, ये बताना है कि अगर यहाँ शान चुन के आती है तो वहाँ आदिवासी माजनी है, वहाँ अखिलेश यादव है, जो अखिलेश यादव बहुत जल्दी बड़ा मिनिस्टर बनेगा और हम सब जाएंगे उनके पास हमारी सनत के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पावर के लिए एक बड़ी पॉलिसी लेने। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आने वाले इलेक्शन में आप पुरजोर मेहनत करके मेरे साथ खुद का इलेक्शन समझ के लड़े और 23 तारीख को हम समाजवादी झंडे के साथ निहाली दबदबा दिखाएंगे, ये बोलकर कि न्याय पर जो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।